इतिहास में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब नेताओं को बहुत बड़े, बहुत जोखिम भरे दांव खेलने पड़ते हैं। आज हम ऐसे ही दो दांवों की बात करेंगे जो दुनिया के दो अलग अलग कोनों में सबसे मुश्किल हालातों में खेले गए। सोचिए, पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही के बाद दुनिया राख के ढेर पर खड़ी थी और सबके मन में एक ही सवाल था कि अब क्या। इसी सवाल ने ब्रिटेन और सोवियत रूस के नेताओं को दो बिल्कुल अलग, लेकिन ताज्जुब की बात है कि काफी मिलते जुलते रास्तों पर धकेल दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि दो विश्व युद्धों के बीच का जो समय था वो शांति का दौर था, लेकिन सच तो ये है कि वो शांति नहीं बल्कि एक आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। एक ऐसा दौर जो सदमे से भरा था, आर्थिक रूप से तबाह था और खतरनाक नई विचारधाराएं पनप रही थीं। यही वो माहौल था जिसने उन बड़े जोखिम भरे फैसलों की जमीन तैयार की। तो कहानी शुरू करते हैं ब्रिटेन से। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, कुछ भी हो जाए एक और महायुद्ध नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। तो प्रधानमंत्री थे नेविल चैम्बरलिन। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसे हम तुष्टीकरण या अपीजमेंट कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब था, नाजी जर्मनी जो मांग रहा है उसे दे दो ताकि वो शांत रहे और लड़ाई ना हो। ये एक तरह से शांति खरीदने की एक बेताब कोशिश थी। अब सुनने में ये कायरता लग सकते है ना, कि बस झुकते चले गए। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले विश्व युद्ध का खौफ, एक ऐसी तबाही जिसे कोई दोबारा नहीं देखना चाहता था। फिर थी आर्थिक मंदी, देश के पास दोबारा हथियार बनाने के पैसे ही नहीं थे। और एक और दिलचस्प बात थी, वर्साई की संधि को लेकर एक तरह का अपराधबोध। बहुत से लोगों को ब्रिटेन में लगता था कि जर्मनी के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है और उसकी शिकायतें गलत नहीं हैं। तो इन सब चीजों ने मिलकर इस पॉलिसी को जन्म दिया। सोचा तो ये गया था कि हर कंसेशन से, हर रियायत से हिटलर शांत हो जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा। देखिए कैसे। 1935 में एक समझौते के तहत जर्मनी को फिर से अपनी नौसेना बनाने की इजाजत मिल गई। फिर 1936 में हिटलर ने राइनलैंड में सेना भेज दी। ब्रिटेन ने कुछ नहीं कहा। बात और आगे बढ़ी। मार्च 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और दुनिया से बस हल्का सा विरोध ही देखने को मिला। हर कदम के साथ हिटलर का हौसला बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई रोकने वाला ही नहीं। और फिर आया म्यूनिख समझौता, तुष्टीकरण की पॉलिसी का शायद सबसे शर्मनाक पल। यहाँ ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चेकोस्लोवाकिया का एक बड़ा हिस्सा, सुडेटनलैंड, जर्मनी को सौंप दिया। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? जिस देश के टुकड़े किए जा रहे थे, उस चेकोस्लोवाकिया को तो मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया। जरा सोचिए, किसी के भविष्य का फैसला हो रहा है और उसे कमरे के बाहर खड़ा कर दिया गया है। ठीक यही हुआ। लेकिन हर कोई इस धोखे में नहीं था। विंस्टन चर्चिल जैसे लोग उस समय भी इसकी नाकामी को साफ साफ देख रहे थे, और उनका वो मशहूर कोट जो उन्होंने तब कहा था, वो एक भविष्यवाणी बन गया। आपको युद्ध और अपमान में से एक को चुनने का विकल्प था। आपने अपमान चुना और अब आपको युद्ध भी मिलेगा। कितनी सच साबित हुई ये बात। तो ये थी ब्रिटेन की कहानी। अब कहानी का रुख मोड़ते हैं सोवियत रूस की तरफ। यहाँ भी एक बहुत बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा था, और वो भी एक उतने ही बड़े और जोखिम भरे समझौते की मांग कर रहा था। साल था 1921। लेनिन ने क्रांति तो कर दी थी, लेकिन अब वो क्रांति अपने ही बोझ तले दब रही थी। बाहरी दुश्मनों से ज्यादा बड़ा खतरा अंदर से था। वॉर कम्युनिज्म नाम की एक पॉलिसी थी, मतलब किसानों से सारा अनाज जबरदस्ती छीन लो, सारी इंडस्ट्री सरकार की। इस पॉलिसी ने देश को तबाह कर दिया था। नतीजा, भयानक अकाल, किसान विद्रोह कर रहे थे और पूरा देश टूटने की कगार पर था। तो ऐसे में लेनिन ने जो किया वो किसी को भी हैरान कर सकता था। उन्होंने एक नई आर्थिक नीति यानी NEP लागू की, और ये वॉर कम्युनिज्म से 180 डिग्री का यूटर्न था। अब जबरदस्ती अनाज छीनने की जगह किसानों पर एक फिक्स टैक्स लगा। छोटे मोटे प्राइवेट बिजनेस को इजाजत दे दी गई। यहाँ तक कि किसानों को अपना बचा हुआ अनाज खुले बाजार में बेचने की भी छूट मिल गई। मतलब कम्युनिस्ट क्रांति को बचाने के लिए लेनिन पूंजीवाद का सहारा ले रहे थे। ये एक बहुत बहुत बड़ा वैचारिक जुआ था। लेनिन ने खुद इस कदम को डिफेंड किया। उन्होंने कहा, हम एक कदम पीछे ले रहे हैं ताकि बाद में 2 कदम आगे बढ़ सकें। उनके लिए ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट थी। सत्ता बचाने के लिए, देश को स्थिर करने के लिए एक जरूरी समझौता। भले ही पार्टी के एक कट्टर कम्युनिस्ट
इससे बेहद नाराज थे। और जानते हैं, शॉर्ट टर्म में ये दाव कामयाब रहा, कमाल का कामयाब। कुछ ही सालों में खेती का उत्पादन वापस युद्ध से पहले वाले लेवल पर पहुंच गया, अकाल खत्म हो गया, इकोनॉमी फिर से सांस लेने लगी। एक बार तो लगा कि लेनिन ने बाजी जीत ली है। तो दोनों ही दांव, ब्रिटेन का भी और सोवियत रूस का भी, अपने फौरी मकसद में तो कामयाब हो गए, लेकिन इनकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ी? और यहीं पर इन दोनों अलग अलग कहानियों की दुखद समानता सामने आती है। एक तरफ तुष्टीकरण, जिसका लक्ष्य था युद्ध से बचना, दूसरी तरफ एनईपी, जिसका लक्ष्य था क्रांति को बचाना। एक ने हिटलर को रियायतें दी, दूसरे ने पूंजीवाद से समझौता किया। दोनों को शॉर्ट टर्म फायदा भी हुआ। ब्रिटेन को कुछ महीने की शांति मिली, सोवियत रूस में अकाल खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही नीतियों ने अनजाने में भविष्य की एक कहीं ज्यादा बड़ी तबाही की नींव रख दी थी। ब्रिटेन के लिए ये शांति का बुलबुला बहुत जल्दी फूट गया। मार्च 1939 में हिटलर ने म्यूनिख समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और पूरे चेकोस्लोवेकिया पर कब्जा कर लिया। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आ गया कि हिटलर के वादों का कोई मतलब नहीं था और तुष्टीकरण की नीति पूरी तरह फेल हो चुकी थी। और सोवियत रूस में क्या हुआ? एनईपी ने इकोनॉमी तो बचा ली, लेकिन इसने पार्टी के अंदर ही दो फाड़ कर दिए। एक तरफ वो थे जिन्हें ये पूंजीवादी छूट पसंद नहीं थी, और दूसरी तरफ वो जो इससे फायदा उठा रहे थे। और इसी दरार का फायदा उठाया जोसेफ स्टालिन ने। 1928 में जब स्टालिन ने एनईपी को खत्म किया, तो उसने उस नफरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने जबरन खेतों को सरकारी कब्जे में लेने और अंधाधुंध औद्योगिकरण का एक ऐसा क्रूर अभियान चलाया जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए। जो समझौता क्रांति बचाने के लिए किया गया था, उसी ने स्टालिन के आतंक का रास्ता साफ कर दिया। तो आखिर हम इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं से क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि कभी-कभी अच्छे इरादों से लिए गए और उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल तर्कसंगत लगने वाले फैसले भी कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तुष्टीकरण और एनईपी दोनों ही अपने अपने समय में एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरह लगे थे, लेकिन ये हमें सिखाते हैं कि जब आप किसी बड़ी विचारधारा या एक आक्रामक ताकत से जूझ रहे हों, तो सिर्फ व्यावहारिकता या प्रैग्मेटिज्म हमेशा काम नहीं आता, उसकी भी एक सीमा होती है। और ये हमें उस एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो 1920 और 30 के दशक में जितना प्रासंगिक था, उतना ही आज भी है। किसी भी संकट का सामना करते हुए वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा मोड़ है जहां एक समझदारी भरा समझौता एक जानलेवा गलती बन जाता है।